कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोटिस्ट में, जगत प्रोटिस्टा में पार्ट 5 में। नेक्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पार्ट 5 से आगे बढ़ जाते हैं हम पार्ट 6 में। जगत प्रोटिस्टा का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट जो है वो है प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट। 2 पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं और दोनों पार्ट्स में हमने जो पढ़ा आपको मुझे लगता है वीडियो देखकर क्वेश्चन आंसर लिखकर याद हो गया होगा। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो था उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, जिसमें हमने आकोष्ठीय और कोष्ठीय श्लेष्म फफूंद को पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस मैंने बताए थे कि जो आकोष्ठीय है ये द्विगुणित होते हैं, जो कोष्ठीय है वे आगुणित होते हैं, और एक में मल्टी केंद्र बहुकेंद्रीय होते हैं। आकोष्ठीय जो कोष्ठीय है वो एक केंद्रीय होते हैं। सबकी बॉडी का शेप बताया था, उनका जीवन चक्र हमने पढ़ा था, और इन्हें जंतु कवक भी कहा जाता है। आकोष्ठीय और कोष्ठीय श्लेष्म फफूंद को जंतु कवक भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें भोजन किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, या तो ये मृतजीवी होते हैं यानी अपघटक होते हैं, या फिर ये उपभोक्ता होते हैं यानी कि निगल कर जंतु संभूति होती है, निगल कर खाते हैं। हमने इनका जीवन चक्र भी पढ़ा था। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के और लास्ट प्रकार के प्रोटिस्ट में, जिन्हें कहा जाता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। पहले समय में इसको जंतु जगत में रखा गया था, किंतु बाद में इसे हटाकर इसमें लाकर रखा गया। ऐसे प्रोटोजोन जो एक कोष्ठीय होते हैं, इनमें केंद्रक होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप हैं, जिनमें प्रचलन अंगों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। किसी में प्रचलन अंग होते हैं, किसी में प्रचलन अंग नहीं होते, किसी में कूटपाद द्वारा प्रचलन होता है, किसी में कशादिका द्वारा कशादिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है जिनसे प्रचलन होता है। किसी में एक या अधिक कशादिकाएं पाई जाती है, किसी में पक्षमाभिका पाई जाती है। फिर इनमें वेरिएशंस हैं भोजन ग्रहण करने में भी। कोई परजीवी है, कोई सहजीवी है, कोई अंतः परजीवी है, कोई बाह्य परजीवी है, कोई रोग उत्पन्न करते हैं, कोई लाभदायक भी है। इससे काफी डिफरेंसेस हैं। इनमें मुख्य रूप से इनमें किसी में कोष्ठभित्ति पाई जाएगी, किसी में कोष्ठभित्ति नहीं पाएगी, मतलब वेरिएशन है। पहले ही मैंने कहा था कि जगत प्रोटिस्टा जो है इसको कूड़ेदान कहा जाता है, पूरे जीव जगत का कूड़ेदान, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई के फिट नहीं हुआ उसको लाकर इसके अंदर रख दिया गया है। तो प्रोटोजोन में भी जो एक कोष्ठीय है और जो अपना भोजन नहीं बना सकते, उनके प्रचलन अंग अलग अलग प्रकार के हैं, उनको इसमें प्रोटोजोन्स में रखा गया है। तो अपन चलते हैं इसमें पहला जगत प्रोटिस्टा का थर्ड पार्ट में, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में इसमें वेरिएशंस हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनमें बहुत अलग अलग प्रकार का पोषण है, इनमें प्रचलन अलग अलग प्रकार के हैं, किसी में कोष्ठभित्ति है, किसी में नहीं है, कोई एक केंद्रीय है, कोई बहुकेंद्रीय है, कोई कशादिका द्वारा चलता है, कोई पक्षमाभिका द्वारा चलता है, सबके कोई कूटपाद द्वारा चलता है, सबके अलग अलग है। कोई रोग उत्पन्न करते हैं, कोई फायदेमंद है। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को 4 भागों में बांटा गया है, इसको भी आगे वर्गीकृत किया गया, क्योंकि वेरिएशंस है तो एक टाइप के जिनमें एक तरह के लक्षण है उनको एक में रख दिया गया। तो सबसे पहला इसमें है ज़ूफ्लैजिलेटा। ज़ूफ्लैजिलेटा, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका सार्कोडाइना। सार्कोडाइना। फिर तीसरा सार्को
बिल्कुल ही प्रजनन अंग नहीं पाए जाते हैं। और चौथा है सीलिएटा। सीलिएटा में प्रजनन किससे होगा? सीलिया से, है ना। तो प्रोटोजोम प्रोटिस्ट को उनमें जो विभिन्न जितने भी जंतु थे, जितने भी जीव थे, उनमें प्रजनन अंग कौन से उस आधार पर बांटा गया है। तो जो फ्लैजिलेटा नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें फ्लैजिला होंगे बहुत सारे। सार्कोडाइना में इससे नाम से भी पता चल रहा है, ये इनमें प्रजनन होता है कीपर द्वारा। स्पोरोजोआ, इनमें जो प्रजनन होता है बिल्कुल भी नहीं, प्रजनन होते ही नहीं है। सीलिएटा में प्रजनन होता है सीलिया में, ठीक है। तो इसका मुख्य लक्षण फ्लैजिला उपस्थित, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। यानी प्रजनन अंग कौन सा है? फ्लैजिला। इसमें किसके द्वारा प्रजनन होता है? कूटपाद द्वारा प्रजनन। तीसरा स्पोरोजोआ, प्रजनन अंग अनुपस्थित। एब्सेंट, होते ही नहीं है। और सीलिएटा पैरामीशियम है इसका एग्जाम्पल। इसपे प्रजनन अंग कौन सा है? सीलिया। ये तो मेल था जिसके द्वारा इनको डिफरेंशिएट किया था। अब हम पहला उठाते हैं कौन सा? ज़ूफ्लैजिलेटा। ज़ूफ्लैजिलेटा, और इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसका पहला लक्षण तो क्या होगा कि इसमें एक या एक से अधिक प्रशाविताएं पाई जाती है। पहला लक्षण, एक या अधिक प्रशाविकाएं पाई जाती हैं। पाई जाती है। दूसरा लक्षण है इसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती। कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। अब इनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती, ये एक केंद्र के भी हो सकते हैं, बहु केंद्र के भी हो सकते हैं। एक केंद्र के भी हो सकते हैं, बहु केंद्र के भी हो सकते हैं। इनका शेप भी सबका अलग अलग होता है, जिसमें से यदि हम एक ले, इस तरह का शेप है, ये पत्ती के आकार का होता है। ये जीव है, इसमें केवल एक फ्लैजिला है और ये केंद्र है, इस तरह का शेप इसमें पाया जाता है। ये इसका फ्लैजिला है और ये इस जंतु को कहा जाता है ट्रिपैनोसोमा। ये है ट्रिपैनोसोमा। ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये अफ्रीका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की। अफ्रीका में निद्रा रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। अफ्रीका में निद्रा रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है कौन? ट्रिपैनोसोमा। और ये पाया किसमें जाता है, इसका वाहक कौन है? तो अफ्रीका में पाई जाने वाली एक मक्खी है जिसका नाम है टिसी टिसी मक्खी। और ये टिसी टिसी जो मक्खी है ये इसमें पाया जाता है। यदि ये मक्खी किसी को काट लेती है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? निद्रा रोग हो जाता है। इसके बाद में आगे है, ठीक है, ये समझ में आएगा। इसका पहला एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा, किसका एग्जाम्पल है? ये ज़ूफ्लैजिलेटा का। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, ये इस शेप का होता है और इसका नाम है लीशमैनिया। ये लीशमैनिया जो है ये लीश
या काला जार रोग उत्पन्न करता है, काला जार रोग उत्पन्न करता है। और ये किसमें पाया जाता है? इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सैंड मक्खी। इसका वाहक कौन है? सैंड मक्खी। तो पहला कौन सा था ये आपको याद रखना है, ये ट्रिपेनोसोमा, ये अफ्रीका में निद्रा रोग उत्पन्न करता है। और इसका वाहक कौन है? वाहक यानी वो होता है जो इसे ग्रहण कर लेगा। किसी किसी मक्खी को निद्रा रोग नहीं होगा। ये निद्रा रोग किसको होगा? जिस पर ये मक्खी इस ट्रिपेनोसोमा को छोड़ देगी, ब्लड में डाल देगी, खाने में, पानी में, किसी में डाल देगी ट्रिपेनोसोमा को, और किसी मनुष्य में ये पहुंच जाएगा, तब वहां पर निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो वाहक कौन होते हैं? जो कीटाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनको वो रोग नहीं होता है। किसी किसी अवस्था में ऐसा होता है कि ये जो होते हैं अपना जीवन चक्र का कुछ पार्ट वाहक के शरीर में कंप्लीट करते हैं और कुछ पार्ट मनुष्यों में कंप्लीट करते हैं। जो दूसरा है वो है लीशमैनिया एग्जाम्पल। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कालाजार। और किसके द्वारा फैलता है? कौन इसको फैलाता है? इसका वाहक कौन है? सैंड मक्खी। ये किसके उदाहरण है? जू फ्लैजेलेटा के। इसके बाद इसमें अगला जो इसका एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है जियार्डिया। अगला एग्जाम्पल है जियार्डिया। और ये जियार्डिया इस तरह का बड़ा सुंदर सा शेप होता है, पानी के पत्ते के आकार का। यहाँ पर इसका मुख होता है, नेत्र के समान दिखाई दे रहे हैं हमें। और इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये प्रजनन होता है। क्या नाम है इसका? जियार्डिया। और क्या नाम है? जियार्डिया। इसे कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, इसका नाम है आंतों का परदादा। आंतों का परदादा नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पाया जाता है? आंतों में। मनुष्य के भी आंतों में पाया जाता है और मनुष्य को सहयोग करता है उसके पाचन में। कौन? जियार्डिया। इसका एग्जाम्पल है जू फ्लैजेलेटा। तो जियार्डिया क्या करता है? जियार्डिया आंतों का परदाता कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये विशिष्ट इसका गुण है। ये आंतों में पाया जाता है और आंतों की क्रियाओं में सहयोग प्रदान करता है। अगला है इसका एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास, जो ट्राइकोमोनास है वो इस शेप का होता है। और ये जो है इसमें इस तरह साइड में से झालर सी पाई जाती है, जैसा कि अपन ने सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा में देखा था। इसमें भी बहुत सारे फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? ट्राइकोमोनास। क्या नाम है इसका? ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास। और ये कहाँ पाया जाता है? ये दीमक वगैरह की आंतों में पाया जाता है। ये इसका केंद्र है, यहाँ पर भी अंदर दीमक वगैरह पाया जाता है। ये दीमक, बीज यानी समझते हैं आप? जो जिसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं, उनकी आंतों में पाया जाता है और आंतों में रहकर सेल्यूलोज का पाचन करता है, यानी सहजीवी का कार्य करता है। उनको भी पाचन कर देता है और उसके द्वारा इनको भी अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो जू फ्लैजेलेटा में हमने पहला लक्षण क्या पढ़ा इसका?
फ्लैजेला द्वारा प्रचलन होता है। एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े। पहला एग्जाम्पल पढ़ा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा द्वारा अफ्रीका में मृदा रोग उत्पन्न करता है ये, और इसमें इसका वाहक कौन है? टीसी मक्खी। दूसरा हमने एग्जाम्पल पढ़ा इसका लीशमीनिया। लीशमीनिया कैसा होता है? लीशमीनिया भी जस्ट लाइक यूग्लिना, लेकिन बहुत पतला होता है, और यूग्लिना जैसे लक्षण नहीं होते उसमें। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? कालाजार रोग उत्पन्न करता है। सैंड मक्खी इसका वाहक है। तीसरा हमने पढ़ा कौन सा एग्जाम्पल इसका? जियार्डिया। जो जियार्डिया है इसे कहा जाता है आंतों का परदाता। ये सहजीवी है और मनुष्य की आंतों में और कुछ जंतुओं की आंतों में ये पाया जाता है, पाचन में सहायक है। अगला एग्जाम्पल हमने पढ़ा कौन सा? ट्राइकोमोनास। ये जो ट्राइकोमोनास है, ये ट्राइकोमोनास में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये कहाँ पाया जाता है? दीमक और लीच की आंतों में सहजीवी का कार्य करता है और आंतों को सहयोग प्रदान करता है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट है कौन सा? आपका सार्कोडाइना। सार्कोडाइना सेकेंड, सार्कोडाइना। सार्कोडाइना में जो प्रचलन है वो पूर्णपान द्वारा होता है। इनमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली होती है। ये एक केंद्र के भी हो सकते हैं, बहु केंद्र के भी हो सकते हैं। कुछ जो है वो परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य स्वतंत्र रूप से रहते हैं, निगलकर अपना भोजन का जंतु संभोजी होते हैं, निगलकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ इसमें से परजीवी होते हैं जो कि पूर्ण परजीवी भी हो सकते हैं, आंशिक परजीवी भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे इसके एग्जाम्पल है जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो सार्कोडाइना का सबसे पहला उदाहरण है अमीबा। अमीबा, अमीबा की साधारण सी रचना आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसमें एक केंद्रक बना देते हैं और ऐसा जीव द्रव्य बना देते हैं, है ना। तो ये किसी भी आकृति में आप इसे बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल इसका है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये पानी में पाया जाता है। पानी में जंतुओं के समान भोजन को निगलकर अपना भोजन करता है। इसमें द्विखंडन, बहुखंडन, कुटी निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। फिर अगला एग्जाम्पल है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये गंदे पानी में पाया जाता है। ये गंदे पानी में पाया जाता है। ये इसका भी किसी तरह से हम शेप बना सकते हैं और इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, छोटे केंद्रक भी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग उत्पन्न करता है, बहुत ही परेशान करने वाला रोग उत्पन्न करता है, जिसका नाम है पेचिश। पेचिश मनुष्यों में पेचिश रोग उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये तो स्वच्छ जल में रहता है, ये अपना जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करता है, इससे कोई रोग उत्पन्न नहीं। लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका गंदे पानी में रहता है और ये यदि गंदे पानी द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर पहले तो ये प्रजनन करता है। प्रजनन करके ये बहुत सारे अपने रूप बना लेता है और रूप बनाने के बाद वहां पर ये जो मनुष्य जो भोजन करता है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बाद में ये मनुष्य की आंतों को खाने लगता है, मलाशय तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे पूरी हमारी जो आंत इतनी लंबी है, छोटी आंत बड़ी आंत सबको कवर करते हुए और आंतों की सबसे ऊपरी परत को खाता है जो कि श्लेष्मी होती है। तो वो श्लेष्म जो है वो मल के साथ निकलता है, जिसे हम कहते हैं
ऐसा जब मल स्राव होता है तो मल के साथ में सफेद रंग का चिकना पदार्थ निकलता है, जिसे हम कहते हैं कि पेचिस हो गई है। तो पहले तो, और सामान्य भाषा में आंव बोलते हैं उसे, पहले सफेद पेचिस होती है और बाद में जब इनकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है तो ये ऊपरी परत को खाने के बाद आंतों की अंदर वाली परतों को भी खाने लगते हैं, जिससे आंतों में से खून निकलना चालू हो जाता है। और जब वो खून निकलता है तो जो पेचिस है उसका कलर बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं लाल पेचिस होना। और लाल पेचिस से आंतों में घाव भी हो सकते हैं और वो घाव में धीरे धीरे फिर ये अमीबा घुसकर उन्हें ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, जिसकी इसी कारण गंदा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए। अब इसके बाद अपन आते हैं इसके थर्ड में स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ तीसरा पार्ट है स्पोरोजोआ। इनका मुख्य लक्षण है कि इनमें प्रजनन अंग नहीं होते और ये ज्यादातर परजीवी होते हैं। ज्यादातर ये परजीवी ही होते हैं, मतलब दूसरों के द्वारा पचा पचाया भोजन ग्रहण करते हैं। तो इनमें क्या नहीं होता, प्रजनन अंग नहीं होते, बिल्कुल अनुपस्थित है। ये सुस्त प्रकार के जीव होते हैं, ये दूसरों की आंतों में रहते हैं। और इसका सबसे पहला उदाहरण है प्लाज्मोडियम। इसका सबसे पहला उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक परजीवी है और ये रोग उत्पन्न करता है। सबसे जाना माना रोग जिसे हम कहते हैं मलेरिया। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसकी एक प्रजाति है वाइवेक्स। वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका जीवन चक्र इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र 2 चरणों में पूर्ण होता है। जो पहला चरण है मच्छर में, कौन से मच्छर में, उसका नाम लिख देती हूँ मैं, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर में। और जो दूसरा चरण है मनुष्य में संपन्न होता है। दूसरा चरण मनुष्य में संपन्न होता है। किसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। ये मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसको आपको याद रखना है कि स्पोरोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। इसमें प्रजनन अंग नहीं होते। ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, बहुत छोटा सा, बस ये इस शेप का होता है। लेकिन जीवन चक्र बड़ा लंबा है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण मादा एनाफिलीज मच्छर में और दूसरा चरण मनुष्य में। मनुष्य में पहुंचने के बाद तेजी से ये प्रजनन करता है। इसकी विभिन्न स्टेजेस आती हैं और उसके बाद ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद दूसरा है मोनोसिस्टिस। इसका दूसरा एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। बहुत ही सुस्त प्रकार का ये जीव है। जो मोनोसिस्टिस है बहुत ही सुस्त प्रकार का है। ये पाया जाता है केंचुए के शुक्राशय में। केंचुए के शुक्राशय में पाया जाता है, वहाँ पड़ा रहता है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करके ये खाता रहता है। ये मेन इसके एग्जाम्पल थे किसके, स्पोरोजोआ के। अब अपन आते हैं 4th पार्ट में, इसमें सीलिए का।
नाम से ही पता चल रहा है प्रचलन अंग कौन से होंगे इसमें, सीलिया। प्रचलन अंग कौन से होंगे इसके, प्रचलन अंग सीलिया। और आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें थोड़े से स्पेशल फीचर्स हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कि इसके जो जीव होते हैं उनमें सीलिया होते हैं। पहला लक्षण क्या है, पहला तो लिख देती हूँ मैं, सीलिया होते हैं। दूसरा, दो केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। गुरु केंद्रक व लघु केंद्र, दो केंद्रक होते हैं। तीसरा, इसमें संकुचनशील रक्त रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। फिर चौथा, मुख द्वार भी पाया जाता है, मुख द्वार पाया जाता है। पांचवा, मल द्वार अवश्य ही उपस्थित होता है, मल द्वार अवश्य ही उपस्थित होता है। ये इनके मुख्य लक्षण हैं। सीलिया होते हैं प्रचलन के लिए पूरी बॉडी में, दो केंद्रक होते हैं, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक। संकुचनशील रिक्तिकाएं होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पानी के मात्रा का नियमन करना, परासरण नियमन करना। यदि कोशिका के अंदर पानी ज्यादा हो गया है तो उसे कम कर देना, अंदर भर गया क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव हैं तो अंदर पानी आ गया है तो संकुचनशील रक्तिकाओं में भर जाएगा, वो फैल जाएगी और उस पानी को वो बाहर निकाल देंगे, फिर सिकुड़ जाएंगे, इसलिए उनका नाम है संकुचनशील रक्तिका। इनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है। मुख द्वार पाया जाता है, ये भोजन निगलते हैं इसका मीनिंग जंतुओं के समान, और इनमें मल द्वार अवश्य ही उपस्थित होता है। ये इनकी विशेषता है कि इनमें मल द्वार जरूर ही पाया जाता है। और ये जो भाग है कि इसमें दो केंद्रक होते हैं, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, तो इसे कहा जाता है सामान्य भाषा में लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता। यानी जो केंद्रक है ये कितने प्रकार का है, इसमें दो, इसीलिए केंद्रक द्विरूपता भी इसको कहा जाता है। आगे जो है, जो गुरु केंद्रक होता है उसी में क्रोमोसोम होते हैं, यानी वो बड़ा होता है, लघु केंद्रक छोटा होता है। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये इसमें चारों तरफ ये सीलिया है, मध्य में एक बड़ा केंद्रक है, ये गुरु केंद्रक या मैक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर छोटा केंद्रक होता है, लघु केंद्रक या माइक्रो न्यूक्लियस, दोनों तरफ यहाँ पर संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मैक्रो न्यूक्लियस और ये माइक्रो न्यूक्लियस। यहीं पर मुख द्वार होता है, माउथ। इसके अलावा अन्य रचनाएं जो कोशिका में पाई जाती है वो इनमें पाई जाती है। मुख्य ये है कि संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, मुख द्वार पाया जाता है, लघु केंद्र, गुरु केंद्र। इसके अलावा इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो हमने देखा उदाहरण में, एग्जाम्पल
उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा है, पैरामीशियम, जो सबसे कॉमन है, जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से शायद। और उसके बाद इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है एफिलोटा। पहला पैरामीशियम, दूसरा है एफिलोटा। ये एफिलोटा किस तरह का दिखता है, देखिए ये हनुमान जी के मुद्दर के समान दिखाई देता है। जैसे हनुमान जी का मुद्दर होता है, इसका शेप इस तरह का दिखाई देता है। और इसकी बॉडी में बाहर की तरफ ऐसे कंटक होते हैं, बाहर की तरफ ऐसे कंटक जैसे दिखाई देते हैं। एक बुक की इस तरह की आकृति इसमें पाई जाती है, बस ऐसा ही ये बाहर से दिखाई देता है। इसके अलावा इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है बेलेंटिडियम। बेलेंटिडियम ये पानी में पाए जाने वाले जीव हैं। ये परजीवी नहीं होते, ये भेड़, ऊंट, मनुष्य आदि की आंतों में पाया जाता है। कौन? बेलेंटिडियम। और ये जैसे ही इनमें कुंडलित सिलियाएं पाई जाती हैं, विभिन्न पत्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पर हमारा जगत प्रतिष्ठा के चारों पाठ हमने पढ़े, काफी इम्पोर्टेंट है। और सभी इसके जो लक्षण अपन ने पढ़ लिए, सभी के एग्जाम्पल पढ़ लिए, सभी के बारे में पढ़ लिया, कौन लोग उत्पन्न करते हैं, कौन लोग उत्पन्न नहीं करते हैं, सबके बारे में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके काफी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार वीडियो देखें। और यदि नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अरे पूछेंगे तो हमारा कुछ इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप पूछिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी करें। और आज के हम क्वेश्चन लेसन खत्म हो गया है, तो आज की क्वेश्चन, अब आज के क्वेश्चन है टिसी मक्खी किसका वाहन करती है और कौन सा रोग उत्पन्न करती है? कौन सा रोग उत्पन्न करती है और किसकी वाहक है? दूसरा क्वेश्चन, सैंड मक्खी किसका वाहक है, कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तीसरा प्रश्न, मलेरिया रोग किस परजीवी द्वारा होता है और इसका वाहक कौन है? अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है मेरा वो ये है, किस जीव को आंतों का परदादा कहा जाता है? किस जीव को आंतों का परदादा कहा जाता है? और केंद्रक द्विरूपता किसमें पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पर ये लैंगिक लिखा है, केंद्रक द्विरूपता होगा। केंद्रक द्विरूपता, केंद्रक द्विरूपता किस जीव में पाई जाती है? प्रश्नों के उत्तर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते चलिए। ओके, अच्छे से पढ़िए, कॉपी में लिखते रहिए।